तो चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ये करते क्यों है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, जब भी कंपनी लॉस मेकिंग हो जाती है, मतलब वो लॉस में ही जा रही होती है, तो उसे कुछ चेंजेस करना पड़ता है अपने एसेट्स में और लाइबिलिटीज में, अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में, अपने डिबेंचर में, जिससे वो फिर से कंपनी को नॉन लॉस कंपनी बना दे। मतलब आज अगर मेरा कंपनी लॉस में जा रहा है, ये हमको कैसे समझ में आएगा कि वो लॉस में है। हम लोग जब उसका बैलेंस शीट देखेंगे तो पीएल डेबिट रहेगा, जो पीएल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो रहा होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस हो रहा होगा, पीएल के ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ होगा, तब हम लोग समझ जाएंगे कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब लॉस मेकिंग कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, लॉस मेकिंग रहने में प्रॉब्लम क्या है। ये तो ठीक है कि वो लॉस मेकिंग है तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को लॉस में थोड़ी चलाएंगे, पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा, कोई भी उस कंपनी को लोन नहीं देगा। जब सारा इतना सारा प्रॉब्लम होगा तो बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस होता है एक कंपनी का उस लॉस को हटाना, बैलेंस शीट से उस लॉस को डिलीट करना, मतलब जो पीएल डेबिट लिखा हुआ है उसको बस हटाना। एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक दिन के अंदर प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पीएल डेबिट था अब पीएल क्रेडिट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या करते हैं, पीएल डेबिट को हटा देते हैं, मतलब वो कंपनी कैसा दिखाई देगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो एटलीस्ट इतना भी बेटर है। तो हम लोगों को अपने कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट पे ले जाना है। हम लोगों का कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जितना भी सम मिलेगा वो पहला क्लू होगा, बैलेंस शीट में पीएल डेबिट रहेगा। दूसरा सब में क्लियर लिख देता है इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से करो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अब हम लोग करते क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग अपने सारे लाइबिलिटी को कम करते हैं, जितना भी उधार है हम लोगों का उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, जैसे सोचो बैंक लोन हम लोगों का दिखाई दे रहा है 1 लाख, तो बैंक से जाके बात करेंगे, बोलेंगे कि आप मेरा 1 लाख लेने के बजाय आप मेरा 80,000 लीजिए, सिर्फ 80,000 लीजिए और प्लीज मेरे लोन को खत्म कर दीजिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है। अब क्यों मान लेगा, वो क्यों बोलेगा ठीक है, उसको पता है ये लॉस मेकिंग कंपनी है। आज अगर हम इसका लोन को थोड़ा कम नहीं किए तो अगर इसका कंपनी पूरा डूब गया तो मेरा 1 लाख रुपया पूरा डूब जाएगा। अभी कम से कम ये 80,000 तो देने के लिए राजी है। तो बैंक इसलिए हम लोगों का थोड़ा रुपया छोड़ देता है कि अगर हम कुछ भी नहीं छोड़े और ये कंपनी डूब गई तो मेरा पूरा 1 लाख जाएगा। तो अच्छा बात है, हम कम से कम 20,000 इसको छोड़ देते हैं, 80,000 तो अभी दे दे रहा है, इसलिए बैंक अग्री कर जाता है। फिर कभी कभी अगर हम लोन टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं हम पूरा 1 लाख रुपया देने के लिए रेडी है, पर मेरा जो इंटरेस्ट है 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो आप छोड़ दीजिए। तो बैंक बोलता है ठीक है, आप इंटरेस्ट मत दीजिए, मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दीजिए। इस तरह करके डिबेंचर होल्डर के पास हम लोग जाते हैं, डिबेंचर होल्डर को कहते हैं कि आपका 1 लाख रुपया आप लोग पाते, अपने डिबेंचर होल्डर से बोलते हैं कि आप लोग सब 1 लाख रुपीज आप लोग को मिलता और 50,000 इंटरेस्ट मिलता, तो हम आप लोग का इंटरेस्ट छोड़ दे रहे हैं, आप 1 लाख ही ले लीजिए। तो डिबेंचर होल्डर लोग भी अग्री कर जाता है। ये लोग अग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं माने और कंपनी डूब गया तो पूरा रुपया डूब जाएगा। फिर कंपनी अब है कि नहीं, पैसा तो देना पड़ता है इन लोग को, पर अब दिक्कत से मिलेगा ना, केस करना पड़ेगा, बहुत प्रोसीड्योर में घुसना पड़ेगा, वो लोग का भी हेडेक है। तो क्लियरली थोड़ा रुपया कम लेकर पूरा रुपया लोग ले लेते हैं। ऐसा क्रेडिटर्स भी करते हैं। तो जितना लाइबिलिटी साइड में जितने लोग दिखाई देते हैं सब थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं। ठीक है, और एसेट का हम लोग क्या करते हैं, एसेट का वैल्यू, कुछ कुछ एसेट को हम लोग बेच देते हैं, पैसा आ जाता है। ऐसा बहुत सारा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब में नजर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। हम लोगों का इलस्ट्रेशन 1 देखो, इसमें बोल रहा है ए मिल्स लिमिटेड डिसाइडेड टू हैव इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये लोग डिसाइड किया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगा। सम पढ़ते ही बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है।
The balance sheet of the company as on 31st March 2013 was as follows. इस कंपनी का हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया है. लाइबिलिटी साइड में बहुत सारा लाइबिलिटी है, पर एक चीज नोटिस करो, बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखो, उसमें लेस पीएल डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब वो लॉस है हम लोगों का. तो पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिख गया, दूसरा क्लू क्या है, पीएल डेबिट दिखाई दे रहा है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है. हम लोग को यही बैलेंस शीट से हटाना है. फिर पूरा नॉर्मल बैलेंस शीट है, बहुत सारा एसेट है. नीचे क्या लिखा है, एकदम लास्ट लाइन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद बैलेंस शीट कैसा दिखाई दे रहा है वो बनाकर देना है. तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल करना है. अब जर्नल करने के लिए एक एक लाइन नीचे जो बुलेट में दिया है वो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और एक एक को करेंगे. पूरा सम को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो सबसे पहला क्या दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 2 years. हम लोग 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए हैं. अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग. 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड उधार रखे हैं. अ स्कीम फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाज सैंक्शन्ड बाय द कोर्ट. अब कोर्ट बोल दिया आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो आगे पढ़ो, 10% cumulative preference share of 10 each to be reduced to ₹8 per share. जो प्रेफरेंस शेयर था वो एक एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का था. हम लोग एक एक प्रेफरेंस शेयर कितने का बना दिए हैं, 8 रुपए का. मतलब जब शेयर इशू किए थे, जब हम तुम लोग को शेयर दिए थे, तब एक एक शेयर का 10 रुपया लिए थे. आज क्या बोल रहे हैं, तुम लोग के एक एक शेयर का दाम 8 रुपया हो गया है. तो हमको 2 रुपए का फायदा होगा. तुम लोग से लिए हैं 10 रुपया और पे करते वक्त कितना पे करेंगे, 8 रुपया. तो 2 रुपया हमको फायदा हो गया. तो हम ऐसा किए. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला कैपिटल पूरा चला गया. ये हम क्या जर्नल एंट्री लिखे, देखो 10 रुपया वाला कोई शेयर है ही नहीं, क्योंकि हम सबको कितने का बना दिए हैं, 8 रुपए का. तो लाइबिलिटी अगर चला जाता है तो डेबिट हो जाता है, और लाइबिलिटी अगर आता है तो क्रेडिट हो जाता है. जैसे एसेट का क्या होता है, एसेट आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है. लाइबिलिटी के केस में उल्टा करते हैं, लाइबिलिटी जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट. तो मेरा 10 रुपया वाला चला जा रहा है, इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किए हैं, 10 रुपया वाला चला जाएगा. 8 रुपया वाला आ जाएगा, इसलिए क्रेडिट किए हैं. और मेरे को फायदा कितना हुआ, 2 रुपए का. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. इसको अगर हम लोग को प्रॉफिट के लिए लिखना है तो क्रेडिट में लिख देंगे, लॉस होगा तो डेबिट में लिख देंगे. अभी हम लोग को 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिख दिए, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है. ठीक है. तो अब हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर का नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, देखो लिखा है ऊपर टॉप में शेयर कैपिटल के पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 1 लाख रुपीज. तो हम लोग का नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10,000 शेयर्स है. तो मेरा 1 लाख रुपया 10,000 इंटू 10 चला गया, पर 10,000 इंटू 8 फिर से आ गया. और इन सब में मेरे को फायदा कितना हुआ, 20,000 का. तो सीआरडी, इसको हम सीआरडी बोलते हैं शॉर्ट में. तो मेरा सीआरडी कितने का आया, 20,000 का, मतलब मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया. अब दूसरा देखो, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each टू बी reduced to 4 per share. सेम चीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 रुपए का था, आज हम उसको 4 रुपए का बना दे रहे हैं. तो सेम
₹10 वाला इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा चला गया, 4 रुपए वाला इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा आ गया और 6 रुपए का मेरे को फायदा हुआ। अब मेरा इक्विटी शेयर कितना है? 25,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो मेरा 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर चला गया, 4 रुपया वाला इक्विटी शेयर आ गया और इन सब में मेरे को फायदा हो गया 1,50,000 का। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर रिडक्शन बोथ द शेयर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोल रहा है ये रिडक्शन करने के बाद बोथ द शेयर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर भी हम सभी को एक साथ बना दिए 10 रुपए का, मतलब अब हम सबको फिर से बना दिए हैं 10 रुपए का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? देखो, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग कितने का बना दिए थे? 8 रुपए का। और इक्विटी शेयर को हम लोग कितने का बना दिए थे? 4 रुपए का। बोल रहा है सबको बना दो 10 रुपए का। तो फिर से हम लोग का 8 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर चला गया, 10 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर आ गया। ये हम क्या किए? देखो, एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला गया, एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, तो हम एक बार उसको डेबिट किए हैं, एक बार इसको क्रेडिट किए। अमाउंट तो 80,000 ही रहेगा क्योंकि हम इस बार कुछ रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने से प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? अमाउंट तो 80,000 ही रहेगा जो हम लोग बना के रख दिए थे, पर पहले कितना था? 10,000 इंटू 8, 10,000 शेयर था, एक एक शेयर 8 रुपए का था। अभी हम लोग के पास 8,000 शेयर हो गया है 10-10 रुपए का, अमाउंट 80,000 ही रहेगा। देखो, अमाउंट 80,000 ही रहेगा, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया रखना है, तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। वैसे इक्विटी शेयर को करो। इसमें पहले इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 4 रुपया वाला चला गया, 10 रुपया वाला आ गया, ये क्लियर है जर्नल एंट्री। अब 1,00,000 रुपए का था, ये भी हम लोग को पता है, तो 1,00,000 लिख दिए। अब पहले 25,000 इंटू 4 था, अभी एक एक शेयर को 10 रुपए का कर देना है, तो 10,000 शेयर हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 1,00,000 होता है। तो यहाँ तक भी हम लोग का सम हो गया। इसके बाद बोल रहा है one new equity share of ₹10 each to be issued for every ₹40 of gross preference dividend in arrears। बोल रहा है कि हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे नहीं किए थे। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग का बाकी था? 2 साल से। तो 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड था कितना? ये कैसे निकालते हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने का था? 1,00,000। ये वर्किंग्स है, कर लो। बोल रहा है हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 1,00,000। 1,00,000 पे डिविडेंड का रेट कितना है? 10%। तो 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, और ये 2 साल से नहीं दिए हैं, मतलब 20,000 हम लोग पे नहीं किए हैं। तो सम में बोल रहा है
कि हम लोग जो ये 20,000 रुपया नहीं दिए हैं, ये कैसे दे रहे हैं? कैश में पे नहीं कर रहे हैं। 1 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अभी अभी हम लोग 10 रुपया का शेयर कन्वर्ट किए ना, न्यू 10 रुपया का बना दिए, वो वाला उन लोग को शेयर दे दे रहे हैं। बोल रहे हैं हम लोग पास पैसा नहीं है, तुम शेयर रखो, तो शेयर दे दे रहे हैं फॉर एवरी ₹40 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। मतलब एक एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, उसको 40 रुपया के बराबर दे दे रहे हैं। मतलब तुमको अगर 40 रुपया हम देने वाले हैं, सोचो हम तुमको देने वाले हैं 40, तो बोल रहे हैं 10 रुपीज ही रखो और बात खत्म करो, मतलब बाकी रुपया मेरे को छोड़ दो। तो हर 40 रुपीज के लिए हम कितना दे रहे हैं? 10 रुपीज। तो 20,000 के लिए कितना दे रहे होंगे? अगर मेरा तुम लोग से 40 रुपीज बाकी है तो हम 10 रुपीज ही दे रहे हैं, तो 1 रुपया बाकी होता तो 5,000। तो हम तुम लोग को कितना पे कर रहे हैं? 5,000 रुपीज पर 5,000 रुपया पे नहीं करे, 5,000 का शेयर दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? उधार है मेरा, लाइबिलिटी है, ये मेरा कम जा रहा है, मतलब कमता है लाइबिलिटी तो डेबिट करते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड हम कितना चुका? 20,000 ड्यू था, हम पे ऑफ कितना कर रहे हैं? 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज मेरा डेबिट हो गया। और मेरा कैपिटल जब इक्विटी शेयर से पेमेंट करते हैं तो मेरा व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, तो मेरा कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मेरा शेयर जा रहा है। तो 500 शेयर दे रहे होंगे 10-10 रुपए का, तो 5,000 हम दे रहे हैं। बाकी प्रेफरेंस डिविडेंड जो नहीं दे रहे हैं उसका कोई एंट्री नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, the debenture holder agreed to take over the freehold property at rupees 1,30,000 and paid the balance to the company after satisfying their claim। इसमें बोल रहा है डिबेंचर होल्डर मेरा कितने का था? डिबेंचर होल्डर मेरा 80,000 का था, 800 डिबेंचर था, 100 ईच, तो मेरा 80,000 का था। सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब सिक्योर्ड करने का मतलब होता है गिरवी रखना। हम डिबेंचर क्या? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो हम जब डिबेंचर होल्डर लोग से लोन लिए थे 80,000 का, तो उन लोग के पास अपना क्या गिरवी रखे थे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये सबको हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर डिबेंचर होल्डर लोग क्या किया? द डिबेंचर होल्डर अग्रीड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। हम लोग डिबेंचर होल्डर को पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोला मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है? 75,000 का। उसको वो कितने में लेने के लिए रेडी है? 1,30,000 में, एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर क्लेम। बाकी रुपया बैंक को डिबेंचर होल्डर लोग पे कर देगा, ये देख लो।
वो लोग मेरा क्या किया है, फ्री होल्ड प्रीमाइस का पहले कॉस्ट बढ़ाया है। मेरा फ्री होल्ड प्रीमाइस का दाम कितना था, बुक्स के अंदर देखो प्राइस 80,000, वो लोग लेकर कितने में गया है, 1,30,000 में, तो उसका वैल्यू 50,000 से तो ज्यादा है। मेरा फ्री होल्ड प्रीमाइस का प्राइस था 80,000, वो लोग लेकर गया है उसको 1,30,000 में, तो 50,000 से मेरे फ्री होल्ड प्रीमाइस का प्राइस बढ़ गया। एसेट का प्राइस बढ़ जाता है तो डेबिट होता है 50,000, और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो पहले मेरा फ्री होल्ड प्रीमाइस का प्राइस बढ़ गया। अब वो लोग लेकर कितना गया, वो लोग लेकर गया है, वो लोग को लेना कितना था, 80,000, ठीक है, लेकर गया है यहाँ पे 80,000। ये वाला जो पोर्शन है फ्री होल्ड प्रीमाइस का, ये हम थोड़ा देखकर बताते हैं। ये इसका कंप्लीट एंट्री है, देखो ध्यान से समझो, हम समझा दे रहे हैं। हम लोगों का जो फ्री होल्ड प्रीमाइस था वो 75,000 का था, ये उसका प्राइस को बता रहा है 1,30,000, तो 55,000 से हम लोग का फ्री होल्ड प्रीमाइस का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है, और हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइस बढ़ गया है 55,000 से, और हम लोगों को प्रॉफिट हो गया है 55,000 का। ये एंट्री क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है डिबेंचर होल्डर को हमको देना कितना बाकी था, 80,000, और इंटरेस्ट हम उसको कितना देने वाले थे, 4,000। इंटरेस्ट लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी का थर्ड आइटम, इंटरेस्ट अक्रूड, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 4,000, तो हम टोटल उसको कितना देने वाले थे, 84,000। वो मेरा प्रीमाइस कितने का लेके चला गया, 1,30,000 का, तो बाकी रुपया जो हुआ 46,000 वो मेरे को कैश में दे दिया, तो कैश कम्स इन, इसलिए हम लोग इसको डेबिट किए हैं। क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है fictitious assets and intangible assets are to be written off। fictitious asset किसको कहते हैं, fictitious asset हम लोग कहते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंस को। देखो करंट एसेट के नीचे सेकंड आइटम है शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये सब लर्न रखना पड़ता है। तो बोल रहे हैं राइट ऑफ कर दो, मतलब बुक से हटा दो, इसको डिलीट कर दो। अभी कैसे हटाएंगे, एसेट को अगर टू में लिख देते हैं तो हट जाता है, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस को हम लोग टू कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बाकी बोल रहा है इनटेंजिबल एसेट को भी राइट ऑफ कर दो। इनटेंजिबल एसेट क्या है, सिर्फ गुडविल, तो दोनों को हटाने बोल रहा है। ये कितना नंबर जर्नल एंट्री है, एट नंबर है। बोल रहा है दोनों एसेट को हटा दो, तो हम दोनों को टू कर दिए, एसेट हटता है तो लॉस होता है, इसलिए सीआरडी डेबिट में है। अब शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने का है, 20,000। गुडविल कितने का है मेरा, 50,000, रिकॉर्ड हो रहा था shit। हाँ, तो गुडविल कितने का है, 50,000। तो इस तरह हम लोग उसका काम भी कर लिए। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ एसेट्स, लीव्स होल प्रॉपर्टी अब हो गया है 80 का, पहले कितने का था, 1 लाख का, तो कम रहा है, 2 में लिखो।
पहले था लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख का, अभी हो गया 80,000 का, 20,000 से एसेट गिर गया इसलिए 2 में। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले था 60,000, अब हो गया 50,000, तो फिर गिर रहा है 2 प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद करंट एसेट हो गया है 40,000, पहले कितना था 60,000, तो ये भी गिर रहा है। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 10,000, इन्वेस्टमेंट कितने का था 25,000 का, उससे मिला कितना 25,000, सॉरी 10,000, तो 15,000 से इसका वैल्यू भी गिर गया। ठीक है, ठीक है, इसमें बेसिकली उसको रियलाइज्ड लिखा है, रियलाइज्ड का मतलब होता है सेल करना, तो इसको यहाँ नहीं लिख के हम लोग सेल करेंगे। उसके बाद बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स बैलेंस इज अलाउड टू बी यूटिलाइज्ड, ये बाद का काम है, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो पहले इनको प्लस करके सीआरडी में लिखते हैं। इसमें बोल रहा है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट चला गया 25,000 का, पैसा कितना आया उसको बेचने से 10,000, तो लॉस कितने का हुआ 15,000 का। अब पूरा सम हो जाने के बाद, अब ये सारा काम कर लेने के बाद सीआरडी को हटाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन बोलकर बैलेंस शीट में कुछ रख नहीं सकते, तो सीआरडी का हिसाब करना पड़ेगा। तो अब अपने सम में चेक करो कितना डेबिट में सीआरडी है और कितना क्रेडिट में सीआरडी है। तो एक और जर्नल एंट्री लास्ट में करना पड़ता है, ये सब में बोले या नहीं बोले हम लोग को करना पड़ता है, क्यों, इसीलिए हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक से बैलेंस शीट से हट जाए, तो एक पीएल को हटाने का जर्नल पास करना होगा, पीएल डेबिट को। पीएल डेबिट मेरा पहले डेबिट में था, इसको हमको बुक से हटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिख दिए, तो ये कैंसिल हो गया, पर मेरा डेबिट में क्या आ गया सीआरडी 1,10,000। जो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों का था, वो डेबिट हुआ था, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम लोगों को हटाना पड़ता है, तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट में था, उसको यहाँ क्रेडिट में लिख दिए टू अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, और डेबिट में हम लोग क्या लिख देंगे सीआरडी। तो बेसिकली सारा डेबिट और क्रेडिट को प्लस माइनस करके हम लोगों का 25,000 आ रहा है, हम तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। हम लोगों को डेबिट में जितना सीआरडी होना चाहिए उतना ही क्रेडिट में भी सीआरडी होना चाहिए,
कैपिटल रिडक्शन डेबिट और क्रेडिट में इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट में है 2,50,000 पर क्रेडिट में है 2,25,000, तो क्रेडिट को भी हम लोगों को 2,50,000 ही करना है, तो और कितना डालना पड़ेगा क्रेडिट में 25,000। अगर क्रेडिट में और 25,000 डाल देते हैं तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 2 CRD। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में क्यों लिखे, क्योंकि सम के लास्ट में लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम को ही यूटिलाइज करने के लिए। वो जब भी लिखता है ना, वहां पे जिसका भी नाम लिखेगा कि उसको यूटिलाइज करना है, तो हमेशा CRD तो लिखेंगे, या तो CRD डेबिट में रहेगा या तो क्रेडिट में। उसके ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, जिसका नाम सम के लास्ट में दिया होगा। इसमें सम के लास्ट में दिया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शुड बी यूटिलाइज्ड, तो हम यहाँ पे डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखें। और CRD कहाँ आएगा, जहां पे कम पड़ रहा था, हम लोग का डेबिट और क्रेडिट में CRD कम पड़ रहा था क्रेडिट में, इसलिए हम क्रेडिट में 25,000 लिख दिए। इस तरह सम ओवर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरफ डेबिट उस तरफ क्रेडिट। सिर्फ जो जर्नल पास किए हैं उसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहला जर्नल हम लोग का कौन सा था, जिसमें जिसमें कैपिटल रिडक्शन था सिर्फ वही जर्नल को देखना। पहले वाले में था कैपिटल रिडक्शन 2 की तरफ था, तो इसमें लिखते वक्त बाई की तरफ लिखेंगे। बाई में क्या है, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब अमाउंट देखो, क्यूमुलेटिव में है 1 लाख और कैपिटल रिडक्शन में है 80,000, तो दोनों में जो छोटा होगा वो वाला लेंगे, मतलब 80,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉरी 1 लाख है और ठीक है। उसके बाद दूसरे में भी कैपिटल रिडक्शन है, कहाँ पे 2 में, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट वाला बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,50,000 का, वो 2,50,000 होगा, तुमने 25 लाख लिखा है। और कैपिटल रिडक्शन में है 1,50,000, तो दोनों में छोटा कौन सा है, 1,50,000। फिर तीसरे एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है ही नहीं, फोर्थ एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, फिफ्थ में भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, सिक्स्थ में हम लोगों का कैपिटल रिडक्शन नहीं है, सेवेंथ में कैपिटल रिडक्शन है, कहाँ पे, 2 की तरफ, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाई वाला, बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर शेयर कैपिटल रिडक्शन है पर डेबिट में, इसमें 2 में क्या है, 2 शेयर इशू एक्सपेंस, 2 गुडविल। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके ऑपोजिट वालों का नाम लिखा जाता है, तो 20,000 और 50,000। उसके बाद क्या है, फिर है 2 लीज होल्ड प्रॉपर्टी, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 करेंट एसेट। उसके बाद क्या है, कैश, CRD और इन्वेस्टमेंट, तो CRD कहाँ है, डेबिट में, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, 2 में, तो ऑपोजिट वाला CRD के ऑपोजिट में कौन है, 2 इन्वेस्टमेंट।
और सीआरडी में कितना है 15,000, इन्वेस्टमेंट में कितना है 25,000, दोनों में जो छोटा है वो लिखेंगे 15,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का है सीआरडी टू पीएल, तो 2 पीएल। उसके बाद क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम टू सीआरडी, तो बाई सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पूरा बना लेने के बाद टैली होना चाहिए, टोटल करो दोनों साइड। हम लोग के पास और एक चीज है इसमें, हम लोग जो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी खत्म किए थे, तो उसका एंट्री भी एक जर्नल एंट्री था, सीआरडी टू अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, तो वो वाला भी आएगा टू अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हम लोग किसका एंट्री करेंगे, सिर्फ कैश वाला। कैश वाला हम लोग के पास एक एंट्री था जो इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल किए थे, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कैश के ऑपोजिट में कौन सा है, टू इन्वेस्टमेंट। अब कैश में और इन्वेस्टमेंट में छोटा अमाउंट कौन सा है, 10,000। और कैश का एक एंट्री था डिबेंचर वाले में, तो वही डिबेंचर वाले में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर भी कैश है हम लोग का 6 नंबर में, ऑपोजिट में क्या है, टू फ्री होल्ड प्रीमाइस। अब वहां पे कैश है 46,000, फ्री होल्ड प्रीमाइस में है 1,30,000, तो हम लोग कितना लिखेंगे 46,000 जो छोटा है। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर देंगे, तो क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी। इसके बाद हम लोगों को क्या करने बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर रिडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बैलेंस शीट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जब भी हम लोग बैलेंस शीट करते हैं तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है एंड रिड्यूस्ड। इसका क्या मतलब होता है, एंड रिड्यूस्ड लिखने से बैलेंस शीट देखने वालों को समझ में आ जाता है कि इस कंपनी ने अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। जो भी कंपनी करती है उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब वो ऐसे तो लिख नहीं सकती कि वी हैव डन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे वो नहीं लिखता है। वो क्या करता है, बैलेंस शीट में लिख देता है एंड रिड्यूस्ड। इससे बैलेंस शीट पढ़ने वालों को समझ में आ जाता है कि इस कंपनी ने इस साल अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है।
ये हम लोगों का बैलेंस शीट बनेगा भी। मैं फॉर्मेट बना दे रही हूँ। इसमें हम क्या लिखे हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद टोटल। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट था लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड इसके नीचे लिखना है, पर हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि मेरा नीचे जगह नहीं है। तुम लोग इसके नीचे ही लिखो एसेट के लिए। हम लिखे हैं इसमें एसेट्स, उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग हटा दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल कर दिए थे। तो इसके बाद लिखेंगे करेंट एसेट्स। इसमें क्या लिखे हैं? करंट एसेट, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर अदर करंट एसेट्स, फिर टोटल। ठीक है,